दोस्तों, मैं डॉक्टर एन डी किरसान। सर्वप्रथम मैं जो चीनी सेना के हमले में हमारे देश के एक कमांडिंग ऑफिसर और 19 जवान जो सरहद पर शहीद हुए, उनको सर्वप्रथम मैं श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं, उनको सैल्यूट करता हूं। दोस्तों, आज हम बात उसी विषय पर करेंगे। भारत और चीन की बॉर्डर कुछ जगह पर पक्की नहीं है, फिक्स नहीं है, जिसको हम लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। जहाँ पर चीन का दखल अंदाजी और जहाँ पे चीन का हिस्सा है, जहाँ पे हमारी इंडियन फौजें जहाँ तक जा सकती है और जहाँ जहाँ मुझे एक्चुअल कंट्रोल है, तो वही जगह पे हमारी सेना होती है और उसे कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो एक्चुअल हमारा पोजीशन है और चीन का एक्चुअल पोजीशन है, वहाँ तक ही सीमित है। बाकी जो बॉर्डर्स है, बॉर्डर जो होते लाइन ऑफ कंट्रोल होती है, वो डिसाइडेड नहीं है। तो चाइना कभी कभी जहाँ पर हमारा जहाँ पर एक्चुअल कंट्रोल है वो भी जगह क्लेम करती है। तो इस तरह हमेशा चीन एक घुसखोरी करते रहता है। एक्चुअली दोनों देशों में समझौता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी जो है, एलएसी का उल्लंघन ना हो, अपने अपने जगह पे दोनों देश की सेनाएं रहे। लेकिन चीन की ये फितरत है कि बार बार वो इसी तरह की घुसपैठ करते रहता है। अभी ये जो वाकया अभी हुआ, जो हमारे फौजी शहीद हुए, ये शहीद होने का जो घटना हुई है, ये 45 साल बाद घटी है। 45 साल पहले 1975 में अरुणाचल प्रदेश में तुलुंग लॉ में इसी तरह चीनी फौजियों ने घुसपैठ की थी और वहाँ हमारे 4 सैनिक मारे गए थे, शहीद हुए थे। उसके बाद की ये सबसे बड़ी घटना है। और जो इतने लोग मारे गए, ये कारगिल युद्ध में जो 500 लोग हमारे सैनिक मारे गए थे, उसके बाद ये दूसरी घटना है, बड़े पैमाने पर हमारे जवान यहाँ पर शहीद हुए। और दोस्तों, यहाँ पे विशेष एक बात है ऐसी है कि ये लड़ाई नहीं हुई, गोली भी नहीं चली, बिना गोली चले, बिना लड़ाई हुए, सिर्फ मुठभेड़ में और झड़प में ये हमारे सैनिक मारे गए हैं। लेकिन इतने सैनिक हमारे चीनी सैनिकों के सामने कैसे गए, बिना हथियार कैसे गए, सोचने वाली बात है। इसका सरकार ने जवाब देना चाहिए। बिना हथियार से कैसे गए और इनको किस तरह से मारा गया, जब गोली नहीं चली तो कैसे मारा गया, इसे सोचने वाली बात है। और जब हमारे फौजी सरहद पे जाते हैं तो उनके पास में हथियार होना जरूरी है और हथियार होते हैं, लेकिन बिना हथियार कैसे गए, ये भी एक सोचने वाली बात है। वो सरकार को इसके बारे में जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि बिना लड़ाई के, बिना कुछ के अगर हमारे जवान शहीद होते होंगे, हमारे जवान को मौत के घाट उतारा जाता होगा, तो ये बहुत गंभीर बात है। इसके बारे में सरकार कुछ अभी तो कुछ किया नहीं है, सरकार ने कुछ बोला नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ इतना बोला कि शहीदों की ये हमें बेकार नहीं जाने देंगे, है ना, शहादत हम बेकार जाने नहीं देंगे, इस तरह का वक्तव्य उन्होंने किया है। लेकिन ये जो घुसपैठ हुई थी, 5 मई से शुरुआत हुई थी घुसपैठ की, पूरा मई महीना चला गया और अभी 15 जून तक, 15 जून को यह घटना घटी, रात को, देर रात को 15 जून को यह घटना घटी, जो हमारे जवान शहीद हुए। तब तक सरकार ने चुप्पी साधे रखी, सरकार ने कुछ उसके ऊपर बयानबाजी की नहीं। जब राहुल जी गांधी हमेशा पूछते थे कि वहाँ क्या चल रहा है, इसकी जानकारी हमें दीजिए, आप क्या एक्शन लेंगे उसकी जानकारी दीजिए। अपोजिशन का काम होता है सरकार को पूछना, जानकारी लेना। सरकार ने कुछ उसका दखल लिया नहीं और अपोजिशन को उतना उन्होंने तवज्जो दिया नहीं। मीडिया के लोग कहते थे, या भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग ऐसे कहते थे कि भी इनका कहना बराबर नहीं है, आपने ऐसे समय पे सरकार के ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहिए, सरकार को जवाब नहीं पूछना चाहिए। अभी विपक्ष का काम ही होता है सरकार को जवाब पूछना। अगर सरकार को जवाब नहीं पूछेंगे, सरकार की जवाब दे ही नहीं ठहराएंगे तो कैसा होगा। तो ऐसे मामले में या कोई भी मामले में विपक्ष का काम ही ये होता है कि सरकार को पूछना, सरकार को जवाब पूछना। मीडिया का भी काम होता है सरकार को पूछना, क्योंकि 1 महीने से ज़्यादा हो गया, 40 दिन होने के बाद भी सरकार जब हरकत में आती नहीं है, कुछ भी उसका नोटिस लेती नहीं है,
5 मई से जब उनका इंट्रूजन हुआ, 5 मई से घुसपैठ हुई, तब से कोई उसका नोटिस लेती नहीं है। तो साहजिक है, देश की जनता भी पूछेगी, मीडिया भी पूछेगी, अपोजिशन के लोग भी पूछेंगे। तो जो इसमें राहुल जी गांधी ने जो पूछा है, नियत थे हमारे फौजी गए कैसे, उनको मारा कैसा गया, जब गोली नहीं चली तो मरे कैसे, ये जो सवाल उन्होंने खड़े किए और जो सरकार को पूछे कि क्या सही हालात है वहाँ पर लद्दाख में, वो हमें बताइए। क्योंकि ये जो मामला हुआ पूर्वी लद्दाख में हुआ, गालवान घाटी में हुआ, वहाँ पे पैंगोंग लेक है, उसके पास में वहाँ फिंगर 4 है, वहाँ पर पेट्रोलिंग पॉइंट 14 है, वो पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पे झड़प हुई और वहाँ पर ही घटना घटी है। वहाँ पर जो हमारा डिस्प्यूटेड एरिया है वहाँ लद्दाख में, वो डिस्प्यूटेड एरिया होता है हमारा पेट्रोलिंग पॉइंट जो 14, 15 और 17, ये 3 का डिस्प्यूट वहाँ पर है। चाइना समझता है कि हमारा एरिया है और हम समझते हैं कि हमारे एरिया है, और हमारी पेट्रोलिंग वहाँ तक है। हमारी पेट्रोलिंग 14, 15, 17 में फिंगर 4 पर, फिंगर 8 पर है, और उन्हें फिंगर 8 पर हमारे फौजी गश्त के लिए न जाए, इसलिए उन्होंने वहाँ पर निर्माण कार्य भी किया। और ये निर्माण कार्य 5 मई से चल रहा था, उसकी सैटेलाइट फोटो भी आ रही थी, लेकिन सरकार ने कुछ ध्यान नहीं दिया, इसलिए नौबत आई कि हमारे फौजी को शहीद होना पड़ा। वहाँ सरकार दूसरे कामों में बिजी थी। आपको तो पता है, अमित शाह जी है, अपने गृह मंत्री हमारे राजनाथ सिंह जी, ये तो रैलियां कर रहे थे, वर्चुअल रैलियां कर रहे थे। और कुछ लोग, जब नेता लोग बिजी थे, वो गुजरात में वहाँ के राज्यसभा इलेक्शन के लिए गुजरात के एमएलए, राजस्थान का एमएलए, वहाँ पर उनको मैनेज करने में बिजी थे, और सरकार का इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं। जब अपोजिशन और मीडिया जब पूछ रही है तो वो बोलते कि भी आप ने बोलना नहीं चाहिए, ये देश के संरक्षण का मामला है। देश के संरक्षण का मामला है इसलिए बोल रहे हैं ना, इसलिए पूछ रहे कि भी क्या हो रहा है, हमको बताइए, हम भी उसमें कुछ अपना सहयोग करेंगे। सभी सहयोग करने के लिए तैयार है। अपोजिशन ने भी बोला, सोनिया जी गांधी ने भी बोला है कि भी हम सरकार के साथ है, जो भी सरकार निर्णय लेंगी चाइना को सबक सिखाने के लिए, उसके साथ में हम हैं। जब साथ में हैं तो उसकी सच्चाई बताना चाहिए। फिर आज 19 तारीख को उन्होंने 5 बजे ये कॉन्फ्रेंस रखी कि भी सभी अपोजिशन के लीडर लोगों से इसके ऊपर चर्चा की जाए। देर आए दुरुस्त है, अच्छी चीज़ है, आज चर्चा कीजिए, उसके ऊपर डिसीजन लीजिए, चाइना के बारे में क्या सोचना है हमें। तो जब तक हम डिसीजन लेंगे कैसा होगा। लेकिन जो ये बात यहाँ कही जाती है, जो हमारे ये सैनिक मारे गए, उसके बाद में ये इनकी घुसपैठ हुई, 40 दिन से ये घुसपैठ चल रही है, उसके बावजूद सरकार कुछ बोल नहीं रही है। सरकार को जब सवाल किए जाते तो उनके भारतीय जनता पार्टी के कुछ लीडर लोग उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लेते हैं। लेकिन ये तो अपोजिशन का काम है। जब भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में थी और एनडीए की सत्ता थी, उस टाइम पे इन्होंने भी ऐसे सवाल पूछे थे। देखिए राजनाथ सिंह जी उस टाइम पे क्या बोल रहे थे। राजनाथ सिंह अभी गृह मंत्री है, उस टाइम पे क्या बोल रहे थे, अब सॉरी गृह मंत्री नहीं है, अपने हमारे रक्षा मंत्री है, क्या बोल रहे थे देखिए। महीनों तक जमे रहते हैं, उसका जवाब देने की हिम्मत नहीं है, हाथ पर हाथ धरे यह बैठे रहते हैं। बहनों भाइयों, यह भारत के भी मान सम्मान स्वाभिमान की चिंता नहीं कर सकती। मैं तो यह भी कहना चाहता हूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, आपके यदि कलेजे में दम नहीं है, और वो तो उन लोगों को तो मैं जानता हूं, अरे आपके कलेजे में कांग्रेसियों दम नहीं है तो हमारे सेना के जवानों का एक बार खुला हाथ छोड़ दो, देखो वह कैसा करिश्मा कर दिखाते हैं। और राजनाथ सिंह जी नहीं तो स्मृति ईरानी जी भी उस समय कहती थी कि मैं चूड़ियां भेजना चाहती हूं, और जब ये कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते तो इन्होंने चूड़ियां पहननी चाहिए। ये 2013 की बात है दोस्तों। मोदी जी भी लाल आंख दिखाकर सरकार ने जवाब देना चाहिए, इस तरह से वक्तव्य करते थे। अभी आपको उनका भी वक्तव्य मैं सुनाता हूं। जो भी हमारे पंतप्रधान हैं, वो पहले प्रधानमंत्री नहीं थे, उस टाइम पे अपोजिशन में थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उस समय पे वो जब 2013 में जब दौलत बेग ओल्डी में जब इसी तरह से चीनी सेना ने अपने टेंट बनाए थे, लेकिन कुछ हाथापाई नहीं हुई थी, टेंट बनाए थे, उस टाइम पे दोनों सेना बाद में पीछे हो गई, कोई भी मुठभेड़ नहीं हुई, एक भी कुछ प्रसंग हुआ नहीं, दोनों सेना फिर पीछे हो गई, अपने अपने यहाँ चली गई। इसके बावजूद भी ये लोग वहां पर कहा करते थे
सुनिए मोदी जी का बयान, सुनिए क्या कहते थे। कभी ये खबर आती है कि चाइना अपने कर्तव्य दिखा रहा है, हिंदुस्तान का हर इंसान आज चीख चीख करके कह रहा है कि क्या हो रहा है, हमारे देश के जवान मारे जा रहे हैं। इसके लिए मैं पूरी तरह केंद्र सरकार को जिम्मेवार मानता हूं। उनकी नीतियों को, उनके सारे कार्यकलाप को, उनकी उदासीनता को यह देश कभी भी माफ नहीं करेगा। देखिए, और इतना ही नहीं, उस समय मोदी जी यही कहते थे कि भी लाल आंख करके उन्हें दिखानी चाहिए। चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। उसके बजाय हिंदुस्तान के विदेश मंत्री ने चाइना में जाके बयान दिया कि बीजिंग इतना बढ़िया शहर है, मुझे यहां रहने का मन कर जाता है। डूब मरो मेरे देश की सरकार चलाने वालों, डूब मरो, आपको शर्म आनी चाहिए। देखिए, ये तो आलोचना अपोजिशन के लोग करते ही है। जब भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्ता नहीं थी, जब इनको चुनाव लड़ना था, चुनकर आना था, तो इस तरह की भाषा बोलते थे। कब बोलते थे? जब वो घटना जो हुई घुसपैठ की 2013 में चाइना के द्वारा, वहाँ पे कोई खून खराबा हुआ नहीं, वहाँ कोई मुठभेड़ हुई नहीं। वहाँ पर 15 अप्रैल से 5 मई तक इतना पीरियड वो चाइना की सेना के लोग वहाँ टेंट बना के सिर्फ रहे, बाद में फिर वापस चले गए और इंडिया की भी फौज वापस आ गई। ये डिप्लोमेटिक लेवल पे उच्च स्तरीय चर्चा में ये डिसीजन हुआ। तो इस समय भी मोदी जी तो 5 बार गए चाइना। चीन के राष्ट्रपति जी से उनका बहुत अच्छे संबंध है। चीन के राष्ट्रपति 3 बार भारत आए। इन्होंने उनको गुजरात भी ले गया, साबरमती के किनारे इन्होंने झूला भी झूले साथ में दोनों। उसके बाद जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब मुख्यमंत्री थे जब 4 बार चीन गए थे। ऐसे टोटल 9 बार चीन गए, 3 बार चीन के राष्ट्रपति आए, और बाकी मुलाकातों को अगर लिया जाए तो 18 बार उनकी मुलाकात चीन के अध्यक्ष से हुई है, राष्ट्राध्यक्ष से हुई है। अच्छे संबंध है बोलते हैं वो लोग। जब आपके उनके अच्छे संबंध है, बहुत प्राइम संबंध है, तो फिर यह घटना क्यों घटी? ठीक है, उन्होंने वो इंट्रूजन किया, उन्होंने घुसपैठ की, तो उनको हटाने का काम आपने करना चाहिए था डिप्लोमेटिक तरीके से, क्योंकि आपके संबंध है पुराने। इतने बार आप गए, इतने बार वो आए, पुराने संबंध है आपके। और आप खुद ही कहते हैं इतने अच्छे संबंध डेवलप करने को कोई कर नहीं सकता मेरे सिवा। इस तरह आप कह रहे हैं। वो भी सुनाता हूं मैं आपको, चाइना के बारे में, अपने संबंधों के बारे में मोदी जी क्या कहते हैं। सुनिए। में लिखा हुआ था, और ये तुम्हारे गांव का वर्णन है। दो देशों के मुखिया, इतना आत्मीयता, इतनी निकटता, इतना भाईचारा, ये अपने आप में जो परंपरागत रूप से वैश्विक संबंधों की चर्चा होती है, उससे +1 है। और ये +1 समझने के लिए कईयों को भी समय लगेगा। देखिए, इनके संबंध चीन से, चीन के राष्ट्रपति से इतने गहरे हैं कि वो समझने को बाकी लोगों को बहुत समय लगेगा, नंबर 1। फिर अभी जब वक्त आया डिप्लोमेटिक रिलेशन का, जब चीन को समझाने का, अपने दोस्त को समझाने के इतने अच्छे रिलेशन है, तो घुसपैठ क्यों हुई? और हुई तो फिर घुसपैठ निकाली क्यों नहीं गई चर्चा के माध्यम से? क्यों सेना पर सब कुछ छोड़ दिया गया? सेना पर सब कुछ छोड़ेंगे
हमारे लोग शहीद होंगे और शहीदों के नाम पर फिर ये वोट मांगेंगे और फिर चुन के आएंगे। पुलवामा में वैसे ही किया। पुलवामा में क्या हुआ? हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान मरे। कौन आरडीएक्स लेके 80 किलो का आरडीएक्स कार में लेके उसमें ये ले गया? कौन लेके गया? किसकी कार थी? कोई पता नहीं लगा। वो जैश वालों ने उसकी जवाबदारी ली, हमने किया, तो इन्होंने मान लिया कि भी उन्होंने किया। लेकिन एक्चुअल घटना कैसी घटी, किसने वो किया, कौन था वो कार लेके जाने वाला, आरडीएक्स लेके जाने वाला, कार किसकी थी, इसका कोई पता लगा नहीं। उसका कुछ भी नहीं हुआ बाद में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहां के पुलवामा के शहीद हुए जवानों के नाम पर वोट मांगे और सत्ता में आए। ये ऐसी हालत है। और इस समय जब चाइना ने वो किया तो इनके अच्छे संबंध होने के बावजूद भी कुछ किया नहीं उन्होंने, उनसे बात भी नहीं की। सेना के अधिकारियों को भेजा गया बात करने के लिए, सेना के अधिकारियों की बात चालू है, बात चालू रहते में ये घटना हो गई। अभी भी चालू है, आज शायद आज नहीं होने वाली है, क्योंकि कोई सुलह पे वो पहुंचे नहीं अभी तक। तो रविशंकर प्रसाद भी अभी बोल रहे, रविशंकर प्रसाद इनके मंत्री, वो भी कह रहे हैं। पहले 2013 में वो कहते थे कि सरकार ने सख्ती से पेश आना चाहिए, खुद बोल रहे थे। ये सब पूरे नेता भारतीय जनता पार्टी के एनडीए सरकार की आलोचना करते थे, मनमोहन सिंह जी आलोचना करते थे और ये भाषण में कहते थे। अभी तो भाषण में कोई कह नहीं रहा है, वो भाषण में कहते थे, पब्लिक के सामने ये सब चीजें कहते थे। सरकार गुस्सा उस टाइम के सरकार की जवाबदेही ठहराते थे, लेकिन अब इनकी जवाबदेही नहीं बनती। अभी नियत पे हमारे इतने फौजी मारे गए, 20 फौजी मारे गए, तो इसकी जवाबदारी किसकी है? सरकार लेनी चाहिए। नियते गए कैसे, ये मारे कैसे गए? बिना लड़ाई के, बिना गोली चले। अगर सरकार ने 40 दिन पहले, जब 40 दिन तक ये चल रहा था, तो 40 दिन पहले अगर इसका दखल अंदाजी कर, इसमें अगर डिप्लोमेटिक रिलेशन यूज करके अगर ये मामला अगर सुलझाया रहता, तो फिर ये होने का चांस ही नहीं था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं दोस्तों। तो आपको इसके ऊपर सोचना है। और जो इसमें जो लोग भी सरकार से सवाल पूछते हैं, ये जायज़ है। अपोजिशन सवाल पूछती वो भी जायज़ है। कोई कुछ बोलता होगा, उसको कोई अर्थ नहीं। आपको भी मैंने सुनाया, जब दूसरी सरकार थी, एनडीए की सरकार थी, तो इनके भी नेता लोग वही चीज बोल रहे थे। आपको मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तब से आई, तब से हिंसा का माहौल है। जो भी आतंकवादी हमला होता है या चीन की घुसपैठ होती है, जो भी होता है वो हमारे भूमि पर होता है। जो भी हिंसा हमारे ही भूमि पर होती है तो नुकसान हमारा ही होता है, हमारे सैनिकों का नुकसान होता है। अभी नेपाल कितना छोटा सा देश है और अभी तक हमारे उनसे संबंध बहुत अच्छे थे। नेपाल से इतने अच्छे रिलेशंस। हिंदू राष्ट्र है, ये तो हिंदूवादी संगठन है इनकी भारतीय जनता पार्टी। फिर रिलेशन क्यों अच्छे नहीं है? कांग्रेस के समय पे क्यों अच्छे रिलेशन थे अभी तक इतने साल वर्षों से? अभी इनके रिलेशन कैसे बिगड़ गए? जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो शुरू में गए, वो नेपाल गए, 2014 में ही नेपाल गए। नेपाल पे जाने के बाद में उन्होंने 25 करोड़ रुपया वहां के पशुपतिनाथ मंदिर को दान दिया गवर्नमेंट के खजाने से, और $100 करोड़ का उनको एक पैकेज दिया नेपाल को। उसके बावजूद भी नेपाल इतना छोटा सा देश कैसी आंखें दिखा रहा है? उनके पुलिस ने हमारे किसानों के ऊपर गोलियां चलाई काला पानी एरिया में। उसमें से एक किसान मर गया बेचारा, 3 घायल हो गए, तो भी कुछ नहीं। उसके बाद में काला पानी एरिया जो भारत के अंदर है, उनके पास नहीं था, उनके नक्शे में भी नहीं था, तो उन्होंने अपने नक्शे में अमेंडमेंट कर वो काला पानी एरिया अपने नक्शे में दिखाया और वो नक्शा अपने पार्लियामेंट में पास करा लिया, दोनों सदन में पास हो गया। क्या आपत्ति की? आपने सुना कभी भारत सरकार के तरफ से कोई उसके ऊपर आपत्ति की गई, या कोई हमारा दूध गया वहां पर, या फॉरेन मिनिस्टर कौन है तो पता ही नहीं है, विदेश मंत्री आपको पता होगा तो पता नहीं, हा? विदेश मंत्री का तो पता ही नहीं है।
अभी 40 दिन के ऊपर हो गए, चाइना का इंट्रूजन हमारे इसमें है, एलएसी पर हमारे जवान मरे, लेकिन विदेश मंत्री का कोई पता नहीं है। इस तरह से इनका काम चल रहा है। और किसी ने आलोचना की, सवाल पूछे तो कहते आप चाइना के फेवर में बोल रहे हैं। आलोचना नहीं करनी चाहिए, ये ठीक नहीं है, देश की एकता के लिए ठीक नहीं, क्यों नहीं है? आप जब आलोचना करते जब चलता है, और हम जब आलोचना करें जब नहीं चलता। बगल में राम, मुख में राम, बगल में छुरी नहीं चलेगी। जो जैसा है वैसा होगा। अपोजिशन काम है आलोचना करना, अपोजिशन तो आलोचना करेगी। दोस्तों इतना ही नहीं, इनके समय पे हमेशा जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब से जम्मू कश्मीर में भी आतंकवादी हमले बढ़े। अभी आपको अगर आंकड़ा बताऊं तो 2019 में ही एक साल में 55 से ज़्यादा जवान हमारे आतंकवादी हमले में शहीद हुए। ऐसे हर साल शहीद होते। तब तो मोदी जी कह रहे थे कि भी एक सिर के बदले 10 सिर लाएंगे। ये तो कहावत किया आपने ना, जुमला बोलते रहते, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं हुआ। जो भी हमले हुए हमारे जमीन पर हुए। पुलवामा हमला हमारे जमीन पर हुआ। पठानकोट में जो एयरबेस पर जो आतंकवादियों का हमला हुआ हमारे जमीन पर हुआ। उरी का हमला हुआ हमारे जमीन पर हुआ। पठानकोट का हमला 2016 में हुआ, वहां पे हमारे 7 जवान मारे गए। बाद में 18 सितंबर को उरी का हमला हुआ 2016 में ही, वहां पर हमारे 19 जवान मारे गए। उसके बाद में पुलवामा हमले में 40 हमारे सीआरपीएफ के जवान मारे गए। तो हमारे जमीन पे ही सब कुछ हो रहा है ना। तो जो हमारे जवान अभी यहां पे शहीद हुए, इनको सुरक्षा देने का कौन काम करेगा? एक जवान जब सरहद पे मरता है तो भारतवासी, सभी भारतवासी 135 करोड़ लोग दुखी होते हैं। तो ये जो हमारे इतने लोग शहीद हुए तो कितना रंज होगा समाज में, आपने वो सोचना चाहिए। ये हमारे जवान हमारे देश की सुरक्षा करते, हमारी सुरक्षा करते, हमारे सरहद की सुरक्षा करते पूरे ईमानदारी से। उनको सैलरी मिलती है इसलिए नहीं, पूरी ईमानदारी से करते हैं। देश के ऊपर कोई भी आंच ना आए इसलिए अपने जीवन का बलिदान करते हैं और सुरक्षा करते हैं। तो उनकी सुरक्षा की जवाबदारी कौन लेगा? तो उनकी सुरक्षा की जवाबदारी सरकार की जवाबदारी बनती है। सरकार ने लेनी चाहिए उनकी सुरक्षा की जवाबदारी। लेकिन यहां इस घटना में सरकार की कोई जवाबदारी ली नहीं। ये सोचने वाली बात है। वो हमारी सुरक्षा करते, फिर उनका सुरक्षा कौन करेगा? पुलवामा में अटैक हुआ, कैसा हुआ? कैसा आरडीएक्स गया वहां पर? क्या सुरक्षा इंतजाम थे? कुछ नहीं, कुछ नहीं थे। और इसलिए ये सैनिकों के बारे में, सेना के बारे में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की जो विचार है वो आपको मैं सुनाता हूं। उनके क्या विचार है इनके बारे में, सुनिए। देखिए मित्रों, सेना में जो जवान होता है ये युद्ध की भूमि में मरने के लिए जाता है, इसलिए कि उसको तनख्वाह मिलती है। सेना में एक जवान जितना साहस करने का ताकत रखता है ना, उससे ज्यादा साहस करने का ताकत व्यापारी रखता है। सेना में एक जवान जितना साहस करने का ताकत रखता है ना, उससे ज्यादा साहस करने का ताकत व्यापारी रखता है। देखिए, हमारे सेना के बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी के विचार आपने सुना। ये 5 बार चीन गए, 18 बार उनसे मिले। उसके बावजूद हमारी विदेश नीति का क्या हाल है आपको पता चलेगा। नेपाल हमारे ऊपर आंखें दिखा रहा है, तभी आपको समझ में आएगा कि हमारे विदेश नीति का क्या हाल है। दोस्तों ये आप सोचिए। बाकी और भी चीज़ें चाइना के बारे में, जो व्यापार के बारे में, वो अगले एपिसोड में बताएंगे। अभी ये इसमें समय नहीं है। तो मैं फिर से, आप मेरे साथ जुड़े इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। फिर से एक बार हमारे शहीदों को सलाम करता हूँ, शहीदों को नमन करता हूँ।
और आप खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।